हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर और ये इसका ऑब्जेक्टिव होगा। इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव भी अपलोड करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बेल आइकन को दबा लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहला सवाल में कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो आपको मैं बता दूं, जो दाढ़ी बनाने वाला दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी की एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है। तो गोलीय दर्पण और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बीच का जो संबंध हो जाएगा F बराबर R/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F बराबर R/2। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित है? तरंग दैर्ध्य। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की जो क्षमता हो जाएगी वो हो जाएगी आपका 1 डायोप्टर। क्या हो जाएगा? 1 डायोप्टर। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। यानी 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की जो फोकस दूरी क्या होगी आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है। ये कैसे होता है? तो डी बराबर, जैसे हम लोग फोकस दूरी हम लोग निकालते हैं, ठीक है, फोकस दूरी बराबर होता है 1/d, है ना। फोकस दूरी बराबर होता है 1/d। तो डी कितना है आपका? 4 है। इसको काटोगे तो 0.25। ठीक है। ये मीटर में आता है, सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करोगे, तो 25 को 100 से गुना करोगे तो आपको 25 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल है कि वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो जो वाहन होती है हमारे, उसके अग्रदीपों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है हमारा कि मानव नेत्र में जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, मानव नेत्र में जिस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको क्या बोलते हैं? तो दृष्टिपटल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है हमारा, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है। तो सामान्य नेत्र का जो दूर बिंदु होगा, अगर आपको दूर बिंदु बोलेगा, ठीक है, तो उसका अनंत हो जाएगा। लेकिन अगर आपका नज़दीकी बिंदु बोलता तो वो 25 सेंटीमीटर हो जाता। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है आपसे, नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। तो नेत्र में जाने वाले जो प्रकाश की जो मात्रा होती है उसको नियंत्रित करता है परितारिका। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। जो मानव नेत्र होता है उसका प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होता है? उल्टा और वास्तविक। ठीक है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल देखो क्या है, 1 किलोवाट निम्न में से किसकी इकाई है। तो 1 किलोवाट जो इकाई है वो है आपका ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, कूलम किसका एसआई मात्रक है। तो कूलम जो है वो किसका एसआई मात्रक है? विद्युत आवेश का। किसका है? विद्युत आवेश का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है किसको। तो विद्युत मोटर जो है आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत मोटर किसको बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार होता है। जल का जो विद्युत अपघटन होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ये जो आपको समीकरण दिया गया, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है आपको बताना। तो यहाँ पे किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का। किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का हो रहा है ना। हाइड्रोजन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है। ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा, देखो इसको ध्यान से, दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। इस अभिक्रिया में क्या होगा ना, ये लोहा जो है Fe जो है, ये कॉपर सल्फेट के, कॉपर सल्फेट जो है उसको Cu को अलग कर देगा, सल्फेट को अलग कर देगा। ठीक है। तो इस तरह से अलग कर देने के कारण जो ये बन जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका याद रखना। अगला सवाल देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। तो प्राकृतिक सूचक का उदाहरण बताइए, इसमें से कौन हो जाएगा। तो लिटमस पत्र। जो लिटमस पत्र होता है वो हमारा प्राकृतिक सूचक का क्या होता है? उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी विलयन का पीएच मान 10 है तो वह निम्नलिखित में से क्या होगा। अम्ल होगा, लवण होगा, उदासीन होगा या फिर क्षार होगा। तो किसी विलयन का जो पीएच मान अगर 10 है यानी कि 7 से ज़्यादा हो गया तो वो क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहा है, इस फिगर को ध्यान से देखिए, ये फिगर क्या चीज़ का है आपको बताना है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से, इसमें कह रहा है, शांत रम तथा क्षार वाले बर्तन को चेतावनी चिन्ह है। ये कैसा है? अम्ल का चेतावनी चिन्ह होता है। ठीक है, याद रखेंगे। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका टार्टेरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, कौन सा
अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव, अधातु बोला है, धातु बोलता है तब हम पारा करते हैं, अधातु बोला है तो ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है। तो निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है बता दो। 22 का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, किसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी किस प्रकार बना है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो किस प्रकार बना है, परमाणु संख्या पर, परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु संरचना पर, या परमाणु के आकार पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, परमाणु संख्या पे। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है आपको बताना है। 24, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटाशियम। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका पृथ्वी की भूप्रपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व यौगिक को क्या कहते हैं। तो किसको क्या कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा आपका खनिज। क्या हो जाएगा, खनिज, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है हमारा 26 में प्रोपेनॉल में कौन से अभिक्रियाशील समूह मौजूद है। ठीक है, 26 हो गया, इसका आंसर हो जाएगा आपका एल्कोहल। 27 प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है बल्कि ऑक्सीजन मुक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवर्तन पौधों के किस दिशा में होती है। जो फ्लोएम जब खाद्य पदार्थ देखिए कोई भी पत्ता जो होता है पेड़ पौधे का, अगर वो खाना बनाएगा तो वो ऊपर नीचे दोनों तरफ भेजेगा ना, ऐसा थोड़ी सिर्फ नीचे भेजेगा, तो ऊपर नीचे दोनों ओर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है विर्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। विर्काणु होगा, स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे, इसको सही कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है। तो फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है। तो इथिलीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। एस्ट्रोजन स्रावित होता है कहाँ से, ये आपको बताना है। ऑप्शन हो जाएगा आपका अंडाशय द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के जो संलयन होता है उसको हम लोग निषेचन कहते हैं। यहाँ पर एक फिगर दे दिया गया है, इस फिगर को आपको पहचानना है, पहचान करके बताना है कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक मुकुलन हो रहा है, क्या हो रहा है, मुकुलन हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि पक्षी और चमगादड़ के पंख, पक्षी और चमगादड़ के जो पंख होते हैं वो कैसे पंख होते हैं। तो ये होते हैं असमजात अंग होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जिस पौधे को चुना था वो था मटर, आप लोगों को याद ही होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन क्या है, उत्पादक है। तो ऑप्शन नंबर सी, जिसका हम लोग घास। ठीक है, घास क्या हो जाएगा, उत्पादक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है। ठीक है, तो किसी आहार श्रृंखला में जो शाकाहारी का निर्माण होता है वो प्रथम पोषी स्तर के रूप में होता है। जो शाकाहार होती है वो प्रथम श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ओजोन परत के अपक्षय के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो CFC होता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट देखते हैं क्या निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, ये नहीं होगा जैव मात्रा में। नेक्स्ट हो जाएगा पवन ऊर्जा के लिए चालू न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम चाल आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है 15 किलोमीटर प्रति आवर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपका क्लास एक भी मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।